Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 11 of your history book, The Rebels and the Raj, जिसमें हम पढ़ रहे थे रिबेलियन के बारे में, इंडियंस ने कैसे रिबेलियन किया, किसके अगेंस्ट, राज यानी कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कैसे उन्होंने अपराइजिंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इनकेस आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेक आउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आज इसी चैप्टर का हम पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इट इज अबाउट द इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि रिवोल्ट था कैसा, एक्चुअल में रिवोल्ट में क्या क्या हुआ। अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। हाउ डू वी नो अबाउट द रिवोल्ट? अब एक जो मेजर क्वेश्चन क्या आता है कि अब हमें कहां से पता चलता है, कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि 1857 के रिवोल्ट में हुआ क्या क्या था। अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द रिबेल्स, उसके अलावा जो रिबेल्स थे उन्होंने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करी, वो हमें कहां से पता चलता है कि किस किस वे में उन्होंने रिबेलियन किया। एंड द मेजर्स, द रिप्रेशंस दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग, यानी कि जो रिप्रेशन हुआ उस मूवमेंट का, रिबेल्स को जो रिप्रेस किया गया उसके बारे में भी हमें कैसे पता लगता है। वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑन द रिबेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिबेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 1857 के रिवोल्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से ही हमें मिलती है। There are a few rebel proclamations and notifications and also some letters that the rebel leaders wrote, यानी कि बहुत कम ऐसी सोर्सेज हैं जिनसे हमें रिबेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू पता लग सकता है, जैसे कि उनके लिखे हुए कुछ लेटर्स होके जो एक दो रिबेल्स ने लिखे थे। Official accounts, of course, about colonial administrators and military men left their versions in letters. अब हमें कहां से पता चलता है कि जो colonial officials थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो भी उन्होंने रिबेल के बारे में लिखा था, रिबेल्स के बारे में लिखा था, प्लस ये जो 1857 के रिप्रेशंस हुए थे इनके बारे में जो भी लिखा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने, उनके थ्रू हमें पता लगता है अपने लेटर्स में, अपनी डायरीज में, अपनी ऑटोबायोग्राफीज में या फिर ऑफिशियल हिस्ट्रीज में जो भी उन्होंने लिखा था। वी कैन ऑल्सो गॉज द ऑफिशियल माइंडसेट ऑफ द चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड थ्रू द इन्यूमरेबल मेमोज, यानी कि अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका माइंडसेट धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा था, क्या क्या उनके चेंज इन व्यू पॉइंट्स थे, वो भी हमें इसके थ्रू पता लगते हैं। एंड नोट्स, असेसमेंट्स ऑफ सिचुएशन एंड रिपोर्ट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करी ये भी हमें पता लगता है, और सिचुएशन कैसे कैसे चेंज हो रही थी इसके बारे में भी हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड से पता चल पाया है। मेनी ऑफ दीज हैव बीन नाउ कलेक्टेड इन अ सेट ऑफ वॉल्यूम्स ऑन म्यूटिनी रिकॉर्ड्स, यानी कि बहुत सारे अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको अलग अलग वॉल्यूम्स, अलग अलग बुक्स में कंपाइल कर लिया गया है। दीज टेल अस अबाउट द फियर्स, अब वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे हमें एक्चुअल में पता क्या लगता है। What do they tell us? These tell us about the fears and anxieties of officials, यानी कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट डरना शुरू हो गई थी, कैसे कैसे उन्हें रिबेल्स से डर लगना स्टार्ट हो गया था। एंड देयर परसेप्शन ऑफ द रिबेल्स, और प्लस वो रिबेल्स के बारे में क्या सोचती थी। द स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर, उसके अलावा ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी स्टोरीज पब्लिश हो रही थी, क्या कहते हैं, जो भी स्टोरीज रिवोल्ट के बारे में पब्लिश हो रही थी। एंड मैगजीन्स नरेटेड इन गोरी यानी कि वायलेंट डिटेल, यानी कि अलग अलग वायलेंस जो हो रहा था, अलग अलग तरीके का वायलेंस जो हो रहा था उसके बारे में जो बताया गया है ऑफ द म्यूटिनियर्स। एंड दीज स्टोरीज इन्फ्लेम्ड पब्लिक फीलिंग्स, और कैसे इन स्टोरीज के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाया गया। एंड प्रोवोक डिमांड्स ऑफ रिट्रीब्यूशन एंड रिवेंज, और कैसे लोगों में कौन सी वैल्यूज को इनकलकेट किया गया कि आप लोगों को रिवेंज लेना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ओके, वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड of the mutiny is pictorial images produced by British and Indians. अब एक जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जिसके थ्रू हमें काफी कुछ पता लगता है वो क्या है, पिक्टोरियल इमेजेस, यानी कि इमेजेस के थ्रू पिक्चर्स की वे में जो रिप्रेजेंटेशन हुए थे उनके थ्रू, जो कि ब्रिटिश और इंडियंस दोनों ने ही बनाए थे। अब वो क्या थे, जैसे कि अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स या फिर पेंसिल ड्राइंग, स्केचेस, पोस्टर्स, कार्टून्स या फिर बाजार प्रिंट्स, यानी कि इनके थ्रू भी हमें काफी कुछ पता चलता है उन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। अब बात करेंगे किसकी, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। ठीक है,
British pictures offer a variety of images that were meant to provoke a range of different emotions and reactions. यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने पिक्चर्स बनवाई थी, उनको जब कोई पर्सन देखता है तो उसके मन में बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं. Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels. कुछ ऐसी जो ब्रिटिशर्स की इमेजेस हैं जो उन्होंने बनवाई थी, उनके थ्रू जो क्या कहते हैं, हम एक तरीके से ट्रिब्यूट भी देते हैं किसको, ब्रिटिश हीरोज को, जो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के लिए बनवाई थी, जिन पिक्चर्स में उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनको ट्रिब्यूट दिया है जो कि हमारे इंडियन रिबेल्स से लड़े थे. रिलीफ ऑफ लखनऊ, अब एक पेंटिंग का नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ. इसके पेंटर कौन थे? थॉमस जोन्स बाकर. इन्होंने 1859 में इस पेंटिंग को बनाया था और ये इसका एक एग्जाम्पल है. When the rebel forces besieged लखनऊ, अब जब जो रिबेल फोर्सेस थी उन्होंने लखनऊ में अटैक कर लिया और लखनऊ को घेर लिया था. हेनरी लॉरेंस, द कमिश्नर ऑफ लखनऊ. हेनरी लॉरेंस कौन थे? लखनऊ के कमिश्नर थे वो. कलेक्टेड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन, अब वो इतना ज्यादा डर गए थे हेनरी लॉरेंस, क्योंकि उस टाइम पे जो रिबेल्स थे वो सभी क्रिश्चियंस को मार रहे थे. क्रिश्चियन पॉपुलेशन उनका टारगेट बन चुकी थी. इसीलिए हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, उस टाइम जितनी भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उन्होंने उनको कलेक्ट कर लिया और रिफ्यूज, यानी कि वो जाके कहाँ छुप गए? फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में जाके वो छुप गए थे. लॉरेंस was killed but the residency continued to be defended under the command of कर्नल इंग्लिश. अब क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं लॉरेंस थे उनको मार दिया गया. ऑन 25 सितंबर जेम्स आउटराम एंड हेनरी हेवलॉक अराइव्ड कट थ्रू दी रिबेल फोर्सेस. अब 25 सितंबर को क्या हुआ, दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, एक तो थे जेम्स, दूसरे थे हेनरी. ये वहां आए, ठीक है, इन्होंने रिबेल फोर्सेस से ये दोनों लड़े एंड रीइंफोर्स द ब्रिटिश गैरिसन्स. और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गैरिसन यानी कि जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको रिस्टोर किया, उनको बचा लिया. 20 days लेटर कर्नल कैम्पबेल हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस. अब कौन आए न्यू? कॉलिन कैम्पबेल. वो कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल थे नए कमांडर ब्रिटिश फोर्सेस के. केम विद हिज फोर्सेस, अब वो अपने बहुत सारे फोर्सेस के साथ आए और उन्होंने क्या किया, रेस्क्यूड द बेसिज्ड ब्रिटिश गैरिसन. और जितने भी जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी जो वहां फंसी हुई थी उनको धीरे धीरे वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया. एंड ब्रिटिश अकाउंट्स द सीज ऑफ लखनऊ बिकेम अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल. यानी कि जो क्या कहते हैं, जो स्टोरी है वो क्या बन गई थी उनके लिए, एक स्टोरी ऑफ सर्वाइवल की, कैसे उन्होंने वहां से अपने लोगों को बचा के वो ले गए. कौन? ब्रिटिशर्स. हेरोइक रेजिस्टेंस, और कैसे उन्होंने रेजिस्ट किया किसको? इंडियंस को जो कि आ रहे थे उनको कैसे उन्होंने रेजिस्ट किया. एंड द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ द ब्रिटिश पावर, और अल्टीमेटली कैसे ब्रिटिश पावर जीत गई, इसको बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया है, ग्लोरीफाई करके बताया है. बाकर्स पेंटिंग सेलिब्रेट्स द मोमेंट ऑफ कैम्पबेल्स एंट्री. यानी कि जब कैम्पबेल की एंट्री हुई उसको बहुत ज्यादा हेरोइक दिखाया गया है इस पेंटिंग के थ्रू. एट द सेंटर ऑफ द कैनवस आर द ब्रिटिश हीरोज. अब इस पेंटिंग के जो सेंटर में कौन डिपिक्ट किए गए हैं? ब्रिटिश हीरोज. कौन कौन? कैम्पबेल, आउटराम एंड हेवलॉक, यानी कि इनको हीरोज की तरह दिखाया गया है. द जेस्चर्स ऑफ hands of those around lead the spectators eyes towards the center. अब spectator यानी कि हम ऑडियंस, अगर हम उस पिक्चर को देखते हैं तो हमारा ध्यान सेंटर की तरफ जाता है जहां पे तीन हीरोज की पिक्चर्स ड्रॉ करी गई है. द हीरो स्टैंड ऑन ग्राउंड दैट इज वेल लिट विद शैडोज इन द फोरग्राउंड एंड डैमेज रेजिडेंसी इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में क्या है? डैमेज रेजिडेंसी दिखाई गई है. द ट्रायम्फेंट फिगर्स ऑफ हीरोज इन द मिडिल ग्राउंड. अब मिडिल ग्राउंड में क्या है? ट्रायम्फेंट मतलब विक्टोरियस, जो कि जीत गए हो. विक्टोरियस फिगर्स दिखाई गई हैं बीच में सेंटर में खड़े हुए. emphasize the fact that British power and control had been re-established. very important कि इस पिक्चर से क्या शो करने की कोशिश करी जा रही है कि जो ब्रिटिश पावर थी उसको रिस्टोर कर लिया गया था, री-एस्टैब्लिश कर दिया था उन लोगों ने. किसने? ब्रिटिशर्स ने रिस्टोर कर दी थी ब्रिटिश पावर. टू द ब्रिटिश पब्लिक सच पेंटिंग्स वर रिश्योरिंग. ब्रिटिश पब्लिक के लिए तो ये पिक्चर्स बहुत ज्यादा रिश्योरिंग थी, बहुत अच्छी थी. दे क्रिएटेड अ सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वाज पास्ट. यानी कि अब इतना हार्ड टाइम जो इतने टाइम से उनको फेस करना पड़ रहा था इतने सारे रिबेलियंस की वजह से, उनको लगा कि अब तो ये टाइम ओवर हो चुका है. द ब्रिटिश वर विक्टर्स, और ब्रिटिशर्स को क्या लगने लगा कि अब हम लोग जीत चुके हैं. अब बात करेंगे किसकी? इंग्लिश वुमेन एंड द
ऑनर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि अब इंग्लिश वुमेन जो थी उनके ऑनर को क्या नुकसान हो रहा था, वो अपना ऑनर, अपनी इज्जत को कैसे प्रिजर्व कर रही थी। Inflamed particularly by tales of violence against women and children, there were public demands in Britain for revenge and retribution, यानी कि उस टाइम पे अब इतना ज्यादा क्योटिक सिचुएशन हो गई थी कि वुमेन और चिल्ड्रन के साथ भी बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, तो डिमांड्स होने लगी ब्रिटेन में क्या कि जो बच्चे हैं और जो वुमेन है उनके ऑनर को प्रिजर्व किया जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो इनोसेंट वुमेन है उनके साथ जो भी ये हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है उसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन, इतनी क्योस की सिचुएशन हो जाती है, कोई कुछ भी नहीं सोचता, सब एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, वो सिर्फ सोलली किसके बारे में सोच रहे थे, इंडिया के बारे में, या फिर ब्रिटिशर्स अपने लैंड के बारे में सोच रहे थे। सिर्फ अपने लैंड के लिए वो लोग फाइट करते हैं तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते थे, जिसकी वजह से ज्यादा हार्म किसको हो रहा था, चिल्ड्रन को हो रहा था और वुमेन को हो रहा था। वुमेन को अपने ऑनर को प्रिजर्व करना पड़ रहा था, और दोनों ही साइड की वुमेन्स को एज वेल एज इंडियन वुमेन्स को भी अपना ऑनर प्रिजर्व करना पड़ रहा था उस टाइम पे। The British government was asked to protect the honor of innocent women. इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इनोसेंट वुमेन जिनका कोई कसूर नहीं है, ऐसी जो वुमेन है उनके ऑनर को, सभी वुमेन जो है उनके ऑनर को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए उसके साथ साथ क्या कहा गया कि जो हेल्पलेस चिल्ड्रन है, जो बेचारे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बचाया जाए। आर्टिस्ट एक्सप्रेस एज वेल एज शेप दीज सेंटिमेंट्स थ्रू देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो भी आइडियाज थे इनको आर्टिस्ट ने विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू इस ट्रॉमा को और इस सफरिंग को डिपिक्ट किया है। इन मेमोरियल was painted by Joseph Noel Paton 2 years after the mutiny. You can see English women and children huddled in a circle looking helpless and innocent. अब ये एक इमेज यहाँ पे दी गई है, जिस इमेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है। दिस इज द इमेज। अब इस इमेज में क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि एक वुमेन है जो सेंटर में बैठी है और उनके आसपास कौन है, बहुत सारे इनोसेंट चिल्ड्रन उनके आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये इमेज क्या डिपिक्ट करती है वो अब हम देखेंगे। इन मेमोरियल वॉज पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पेटन। अब जोसेफ इसके आर्टिस्ट है। 2 years आफ्टर द म्यूटिनी यू कैन सी इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे मैंने बताया, इंग्लिश वुमेन सेंटर में बैठी है, उनके आसपास सर्कल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो कि हेल्पलेस हैं, इनोसेंट हैं, सीमिंगली वेटिंग फॉर देयर इनएविटेबल डिसऑनर, वायलेंस एंड डेथ। यानी कि उनको पता है कि किसी भी टाइम हमारे साथ डिसऑनर हो सकता है, हमारा डिसऑनर हो सकता है। वुमेन को पता है और चिल्ड्रन को पता है कि किसी भी टाइम हमारे साथ वायलेंट एक्ट्स हो सकते हैं, एंड वी विल अल्टीमेटली बी एग्जीक्यूटेड। ये बात उनको पता है। इट स्टर्स अप द स्पेक्टेटर्स इमेजिनेशन। अब स्पेक्टेटर किसको कहा गया है? हमें। हम जो इस पिक्चर को देखते हैं, हम एज अ व्यूअर्स, एज एन ऑडियंस जो इन इमेज को देखती है, उससे हमारी, इन इमेजेस से हमारी इमेजिनेशन स्टर होती है। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में इस इमेज को फॉर्म कर रहे होते हो, एंड सीक्स टू प्रोवोक एंगर एंड फ्यूरी, और जिसकी वजह से एंगर और फ्यूरी, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। इट रिप्रेजेंट्स द रिबेल्स एज वायलेंट एंड ब्रूटिश। यानी कि इसमें अब ये इमेज किसके हिसाब से लिखी गई है कि जो ब्रिटिशर्स इसको देखेंगे उसके मन में कौन सी वैल्यूज आएंगी, उन लोगों के मन में कौन सी फीलिंग्स आएगी। और इस इमेज के थ्रू जो इंडियंस थे उनको कैसा दिखाया गया है? बहुत ज्यादा वायलेंट और ब्रूटिश दिखाया गया है, दो दे रिमेन्ड इनविजिबल इन द पिक्चर। इस पिक्चर में उनको डिपिक्ट तो नहीं किया गया। इन अदर सेट ऑफ स्केचेस एंड पेंटिंग्स वी सी वुमेन इन अ डिफरेंट लाइट, दे अपीयर हीरोइक, डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द अटैक ऑफ रिबेल्स। कुछ इमेजेस में तो वुमेन को हीरोइक दिखाया गया है जो कि रिबेल्स से अपने आप को, अपने ऑनर को बचा रही है। मिस व्हीलर इन फिगर स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर। अब एक इमेज है, दिस इज द इमेज। इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी गई है कि जो मिस व्हीलर है वो सेंटर में खड़ी हुई है, जस्ट लाइक अ हीरो,
ठीक है, जो कि अपने ऑनर को प्रिजर्व कर रही हैं सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रिबेल्स, और जो रिबेल्स उन पे अटैक करने आ रहे हैं उनको मार रही हैं। द वुमेन स्ट्रगल टू सेव हर ऑनर एंड हर लाइफ इज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग अ डीपर रिलीजियस कोनोटेशन। इट इज अ बैटल टू सेव देयर ऑनर, यानी कि वुमेन का ये बैटल किस लिए, अपने ऑनर को बचाने के लिए, प्लस क्रिश्चियनिटी के ऑनर को बचाने के लिए। द बुक लाइंग ऑन द फ्लोर इज द बाइबल, और उसके अलावा फ्लोर पे जो बुक दिखाई गई है वो कौन सी है, इट इज द बाइबल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे किसकी, वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन। वेंजेंस का क्या मतलब होता है, वेंजेंस मतलब बदला, और उसके अलावा रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन यानी कि पनिशमेंट, ठीक है। As waves of anger and shock spread in Britain, demands for retribution grew louder, यानी कि जैसे जैसे ब्रिटेन में किसकी डिमांड हो रही थी, क्या कौन सी वेव्स ट्रांसफर हो रही थी, एंगर और शॉक की वेव्स ट्रांसफर हो रही थी, तो डिमांड करी जा रही थी कि रिट्रीब्यूट किया जाए, हमारा ऑनर हमें वापस दिया जाए। थ्रेटन्ड बाय द रिबेलियन, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनविजिबिलिटी। In one such image we see an allegorical female figure of justice with a sword in one hand and a shield in the other। अब ये एक इमेज है, इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि एक वुमेन है जो कि जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके एक हैंड में क्या है, स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड यानी कि तलवार है, और दूसरे हैंड में उनके क्या है, दूसरे हैंड में उनके एक शील्ड है, ठीक है। ये इस इमेज के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी इमेजेस वहां पे बनानी शुरू कर दी थी ताकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको लाया जा सके लोगों के मन में। हर पोस्चर इज अग्रेसिव, अब इनका पोस्चर कैसे दिखाया गया है, अग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाला दिखाया है। हर फेस एक्सप्रेसेस रेज एंड डिजायर फॉर रिवेंज, रेज यानी कि इनके फेस पे काफी ज्यादा गुस्सा है, डिजायर है किसकी, रिवेंज की। शी इज ट्रैम्पलिंग सिपॉयज अंडर हर फीट, यानी कि इनके फीट के नीचे कौन दिखाए गए हैं, सिपॉयज दिखाए गए हैं। while a mass of Indian women with children cover with fear, उसके अलावा बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो डरे हुए शो किए गए हैं। अब बात करेंगे किसकी, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर क्या था, the urge for vengeance and retribution was expressed in the brutal way in which the rebels were executed, यानी कि अब उनके अंदर इतनी ज्यादा क्या कहते हैं बदला लेने की एक फीलिंग आ गई थी ब्रिटिशर्स के अंदर कि धीरे धीरे उन्होंने इंडियंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था, रिबेल्स को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट यानी कि मारना स्टार्ट कर दिया था। दे वर ब्लोन फ्रॉम गन्स, गन्स से उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, और हैंग फ्रॉम द गैलोज। इमेजेस ऑफ दीज एग्जीक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स, या फिर उनको फांसी दे दी जाती थी या फिर गन से उनको शूट कर दिया जाता था। तो ये सब इमेजेस के थ्रू डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि ये इमेज हो गई, इसमें भी डिपिक्ट किया गया कि कैसे एग्जीक्यूट किया गया किनको, इंडियंस को। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, अब बात करेंगे किसकी कि अब क्या हुआ, एट अ टाइम व्हेन द क्लेमर was for vengeance, pleas for moderation were ridiculed, यानी कि जब बदले के इतने ज्यादा सबके अंदर फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे अगर कोई ऐसा प्ली कर रहा था कि प्लीज हमें छोड़ दो, तो ऐसी कोई भी डिमांड्स को एंटरटेन नहीं किया जा रहा था। When Governor General Canning declared that a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of sepoys, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने क्या कहा कि हम इन लोगों के साथ थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, इनके साथ इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहते ताकि हम इनका सपोर्ट वापस हासिल कर ले। He was mocked in the British press, तो सब ब्रिटिशर्स ने उनका मजाक उड़ाया कि आप कैसी बात कर रहे हो, अब नाउ द टाइम इज टू लेट, अब ऐसा नहीं हो सकता। इन वन ऑफ द कार्टून्स पब्लिश्ड इन द पेजेस ऑफ पंच, अ ब्रिटिश जर्नल ऑफ कॉमिक सटायर, सटायर यानी कि टॉन्ट, Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of Sepoy, यानी कि ये कार्टून उन्होंने पब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने जिसमें कैनिंग ने एक सिपॉय के सर पे हाथ रखा हुआ है, जैसे कि उससे क्या डिपिक्ट हो रहा है, जैसे कि वो सिपॉयज को सपोर्ट कर रहे हैं। Who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other, और सिपॉय के हाथ में क्या है, स्वॉर्ड दिखाई गई है। सो इट इज लाइक अ मॉकरी, उनको मॉक किया गया है। नेशनलिस्ट इमेजरीज, अब बात करेंगे किसकी, नेशनलिस्ट इमेजरीज की। The national movement in the 20th century drew its inspiration from the events of 1857. 1857 से इंस्पायर होकर नेशनल मूवमेंट हुआ था। A whole world of nationalist imagination was woven around the revolt,
यानी कि पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे बनता जा रहा था। इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इसको कैसे सेलिब्रेट किया गया, एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर। प्लस सबसे बड़ी विक्ट्री क्या थी कि लोग इसमें यूनाइट हो गए थे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, टू फाइट अगेंस्ट द इंपेरिकल रूल। Art and literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857. 1857 की memory art और literature के through revive यानी कि जिंदा रखी गई है। The leaders of the revolt were represented as heroic figures. जितने भी लीडर्स थे उनको heroic figures की तरह रिप्रेजेंट किया है, जो कि बैटल में लड़े और उसके अलावा लोगों को बचाया उन्होंने, किससे, इंपेरिकल रूल से। हीरोइक पोएम्स वर रिटन, उनके ऑनर में हीरोइक पोएम्स लिखी गई, कंपोज करी गई, उनके वैलर यानी कि उनके करेज को जो डिपिक्ट करती है, किसके करेज को, वैलर ऑफ द क्वीन विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड and the reins of her horse in the other fought for the freedom of her motherland। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, जो कि झांसी की रानी है उनकी बात हो रही है। रानी ऑफ झांसी was represented as masculine, यानी कि जो रानी ऑफ झांसी थी उनको क्या दिखाया गया, एज masculine, यानी कि वो किसी मेल से कम नहीं थी। फिगर chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting till her last, यानी कि कैसे उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक ब्रिटिशर्स से फाइट करी, अपने हॉर्स पे कैसे वो लड़ती रही लास्ट तक, किससे, ब्रिटिशर्स से। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अ टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारे लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, और इन केस आपने कुछ मिस आउट कर दिया है तो इसके आप प्रीवियस पार्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।